और शतरंज की बिसात आप आज मेरे सामने देख रहे हैं। कुछ ऐसी ही चुनावी बिसात उत्तर प्रदेश में बिछ चुकी है। जी हां, इस चुनावी बिसात में हर पार्टी हर तरह से अपने मोहरे को आगे कर रही है, अपने प्यादे चल रही है। और इन सब के बीच अगर आप अलग अलग तरीके से देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश 400 का वादा कर रहे हैं, इधर दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं अमित शाह कि 300 पार सीटें उनके पास आएंगी। लेकिन चालें क्या क्या चल रही हैं इसी में हम आपको दिखाएंगे। ओबीसी किधर जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने ओबीसी के लिए बड़ा दाव चल दिया है। अखिलेश वर्सेस योगी, ये पूरी की पूरी जंग वहां पर हो रही है। इसी के साथ आपको बता दें 300 वर्सेस 400 की ये जंग छिड़ी हुई है। अच्छा, चाचा भतीजा भी सामने आए, जरा वो भी फिर से दिखा दीजिए। चाचा भतीजा एक बार फिर से एक साथ हैं। क्या इसका असर होगा? ये एक एक चाल जो इस चुनावी बिसात पर चली जा रही है, क्या हो सकता है उसका असर? उत्तर प्रदेश की लड़ाई ओबीसी पर आई। इस मैदान में मैं जो रैली देख रहा हूं, जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले कि प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आरक्षण के नाम पर कौन कौन काम पर? क्या आरक्षण तुम्हें रुकने वाला चाहिए या टिकने वाला चाहिए? रुकाऊ चाहिए कि टिकाऊ चाहिए? मछली का पट्टा दिलाने की कार्रवाई किसी ने की थी तो 1991 में माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने किया था। कल्याण सिंह जी से चली आ रही है प्रथा आज भी हमारी सरकार ने बरकरार रखा। सपा बसपा की सरकार ने उसको बंद करने का प्रयास किया था। क्या राज भर दिलाएंगे अखिलेश को राज? हमारी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर जातिवार जनगणना कराने की लड़ाई है, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की लड़ाई है, गरीबों का इलाज फ्री में करने की लड़ाई है। चाचा भतीजे का मेल किसका बिगाड़ेगा खेल? हमने पहले ही कहा था कि कम से कम 200 तो तैयार लोग हो जाए। 200 लोगों ने अगर तैयारी कर ली होती ना तो बहुत पहले ये फैसला हो जाए। उत्तर प्रदेश की रेस में कौन आगे कौन पीछे? लोगों को दिक्कत दी है, लोगों के साथ हर चीज की किल्लत पैदा की है और इतनी जिल्लत है कि लोगों को अपमानित करने का काम सरकार ने किया है। तो जनता बदलाव चाहती है। ओबीसी ओबीसी जपना, चुनावी दाव अपना। आज लखनऊ की सियासी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ की धरती से बड़ा सियासी दाव चला। पीएम लाल टोपी वालों को रेड अलर्ट बताते हैं, लेकिन लखनऊ में आज अमित शाह ने लाल टोपी वालों के दम पर ही 300 पार का नारा बुलंद किया। आखिर लाल टोपी धारियों वाला नया खेल क्या है, समझिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुख्य चुनौती इस संयोग को तोड़ना है कि बीते 6 दशकों में कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में नहीं लौटा। इम्तिहान कड़ा है, लिहाजा मोर्चे पर डटे मोदी और शाह ने ओबीसी पर बड़ा दाव खेल दिया है। इन्होंने जाति के लिए समाज को बांटा है, जाति के साथ भी छल कर अपने परिवार भरने का काम किया है। अकेले मोदी जी ऐसे हैं जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास ये लेकर आगे चल रहे हैं। 2014 के बाद 2 आम चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव बीजेपी ने भारी बहुमत से जीता। अब उसी प्रयोग के पीछे की चुनावी रणनीति बीजेपी 2022 में दोहराने जा रही है।
फॉर्मूला साफ है, सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। बोलो भाई, जज है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? आज उपस्थित है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि आपके ऊपर जितने फर्जी मुकदमे हैं वो वापस हो जाएगा। धैर्य रखिए, वो सब हो जाएगा। आपके आरक्षण के मुद्दे पर जहां आपने डंडे खाए हो, ढेर सारे आंदोलन किए हो, आपको सब पता है पिछली सरकारें आपको आरक्षण को कैसे ढुलमुल रवैया अपनाती थी। ऐसा लिख कर देती थी कि न्यायालय में रुक जाए। आज लिख कर देती थी, साइकिल लिख कर देता था, हाथी स्टे ले लेती थी। उन पार्टियों को छोड़ना है कि मारना है? दोनों हाथ उठाकर क्या करना है? तो क्या गोली चलाना है कि बटन दबाना? हाथ उठाकर बोलो। है? तो क्या साइकिल का बटन दबेगा? तो दोनों हाथ हिलाओ तब ना। ऐसे दोनों हाथ हिलाओ। क्या साइकिल दबेगा? साइकिल दबेगा? हाथी छूना है, पंजा छूना है, उधर देखना है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आज बीजेपी और निषाद पार्टी की महारैली हुई। इन तस्वीरों से आप धोखा मत खाइएगा। लाल टोपी में अमित शाह को सुन रहे ये समाजवादी वर्कर नहीं, बल्कि निषाद पार्टी के समर्थक हैं। समाजवादियों की लाल टोपी को प्रधानमंत्री ने रेड अलर्ट बताया था, लेकिन अब इन लाल टोपी वालों के दम पर ही अमित शाह 300 पार वाली सरकार की हुंकार भर रहे हैं। मुझे बताइए, इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का, भाई जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे। वैसे जाति गोलबंदी का गढ़ माना जाता है उत्तर प्रदेश। 2014 के बाद बीजेपी ने गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ी। अपना दल से लेकर निषाद पार्टी से गठबंधन किया। इसे यूं समझिए, उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की आबादी करीब 5% है। 160 विधानसभा सीटों पर इनका असर है। इनमें से 60 विधानसभा सीटों पर करीब 1 लाख तक वोटर हैं, जबकि बाकी सीटों पर 25,000 से 30,000 तक वोटर हैं। निषाद पार्टी मूल रूप से केवट, बिंद, मल्लाह, नोनिया, मांझी, गोंड जैसी करीब 17 जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। सियासी बिसात पर बिछी मौजूदा बिसात पर ही 2022 में शय और मात होनी है। आज निषाद पार्टी के साथ बीजेपी ने पिछड़ी जाति के समर्थन का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इधर बीजेपी ने चाल चली तो उधर समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली है। दोनों ओर से निशाने एक के बाद एक तीर दागे जाने लगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के पीछे जो सोशल इंजीनियरिंग काम आई थी, वो गैर यादव ओबीसी, दलित और अगड़ी जाति का तालमेल है। निषाद पार्टी की रैली में अमित शाह ने पिछड़ी जाति पर अपने रिपोर्ट कार्ड से बड़ा संदेश दिया। जो भी आया अपनी जाति का काम किया, निषाद समाज का काम किया क्या? काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। कितने वर्षों से एक मांग थी कि एक अलग मंत्रालय बनाया जाए। मांग थी या नहीं थी? बताओ भाई, थी या नहीं थी? अलग मंत्रालय नहीं बनाया जाता था। 2019 में संजय निषाद जी ने, साध्वी निरंजन ज्योति जी ने चुनाव के वक्त मोदी जी के सामने मांग रखी,
मोदी जी ने उसको पूरा करने का वादा किया और आज अलग मंत्रालय बनकर हम सबके सामने है, काम चालू हो। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जनता को पिछले 4.5 साल में दिक्कत, जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। बीजेपी के चुनावी फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने भी गैर यादव पिछड़ी जातियों पर इस बार दांव खेला है। दावा इधर भी है और उधर भी। जिस प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज होता है, वो प्रदेश में गरीब का विकास कभी नहीं होता है। गरीब का विकास तभी होता है जब कानून का राज हो। और इस सपा बसपा की बुआ भतीजे की सरकारें माफियाओं का संरक्षण करती थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर गए। मित्रों, पलायन कर। लगातार रथ यात्रा जिलों में जनता से सीधा संपर्क के लिए समाजवादी विजय यात्रा समाजवादी पार्टी निकाल रही है और इधर लगातार समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है। जनता विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और मुझे पूरा भरोसा है जिस जोश और उत्साह और जिस तरह का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। यूपी में भाग्य विधाता पिछड़े, लिहाजा इस वक्त सभी पार्टियों में पिछड़ों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की होड़ मची हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का एक गठबंधन मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से सपा बसपा कांग्रेस को पीड़ा होनी स्वाभाविक है, क्योंकि अत्याचार और अन्याय इन लोगों ने किया था। ये आगे भी इस प्रकार का कुत्सित प्रयास करेंगे, लेकिन हम सबको मिलकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, हर बात उनकी झूठी है, उनके विज्ञापन झूठे हैं, झूठ का फूल में अब कोई खुशबू नहीं बची है। साफ है, आगामी चुनाव के लिए लखनऊ की गद्दी के मुख्य दावेदारों की नजर पिछड़ी जातियों के वोटों पर है, जिनके पास है पलड़ा झुकाने की ताकत। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ओबीसी को अपने पाले में लाने के लिए रस्साकशी का जो ये खेल है वो किस हद तक जारी है, तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश में ओबीसी किंग मेकर है। मतलब ओबीसी का आशीर्वाद मिल गया तो समझो उसी पार्टी की चुनाव में बल्ले बल्ले हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी सेना उत्तर प्रदेश की रणभूमि में उतर चुकी है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ विपक्ष। सियासी रण में बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा हैं नरेंद्र मोदी, वही नरेंद्र मोदी जो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, और मोदी चुनावी प्रचार में सबसे बड़े ब्रांड हैं और सबसे बड़े प्रचारक। दूसरे हैं अमित शाह, यानी बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और प्रचारक। तीसरे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल की कमान संभाल रहे हैं। चौथे हैं योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व के प्रतीक हैं। रणभेरी बच चुकी है और सियासी सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर कूच कर चुके हैं। आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वो समाजवाद है और इसके कई बहुरूपिया ब्रांड है। बहुरूपिया ब्रांड, परिवारवादी समाजवाद, माफियावादी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद, दंगावादी समाजवाद, आतंकवादी समाजवाद। अब ये सभी जो बहुरूपीय ब्रांड हैं, प्रदेश की जनता भी अब इस चीज को मानने लग गई है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है। उन्होंने न संविधान पढ़ा है, न संविधान के प्रेम्बल को पढ़ा है। हमारा संविधान के प्रेम्बल में शुरू में कहा गया कि हमारी सोशलिस्ट स्टेट होगी। भारत में जितने भी कार्यक्रम योजनाएं बनेंगी सोशलिस्ट बनेंगी। जो रामराज्य की बात करते हैं,
बिना समाजवाद के अधूरी हैं। जो रामराज की परिकल्पना है वो बिना समाजवाद के पूरे नहीं हो सकती। बीजेपी के चुनावी शस्त्रागार में विपक्ष के खिलाफ सबसे अहम हथियार है पिछड़ी जाति का समर्थन। अगर 2017 विधानसभा चुनाव को देखें तो 47% पिछड़ी जाति का वोट बीजेपी को मिला था, 29% समाजवादी को, वहीं बीएसपी को सिर्फ 9% मिला था। अगर यादव वोट की बात करें तो 2017 में 68% समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 10% वोट मिले। लेकिन 2019 का आम चुनाव में बीजेपी को 24% यादवों का वोट मिला, जबकि अखिलेश को सिर्फ 30%। हालांकि अखिलेश यादव अपनी जीत का दम भर रहे हैं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश में आ गया है तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहीं न कहीं रहेंगे, और क्योंकि समय कम है, हर एक को ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंचना है, तो ये अगर एक ही जगह कार्यक्रम हो रहे हैं तो वो अपने दल के लिए समर्थन मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपने लिए समर्थन मांग रही है। लेकिन जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में है वो भरोसा दिला रहा है कि इस बार बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी दिखाई दे रही है। आखिर यूपी में ओबीसी क्यों बड़ा फैक्टर है, ये आबादी के गणित से समझिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की कुल आबादी 55% के करीब है, जिनमें 19.40% यादव हैं, 7.46% कुर्मी है, 4.90% लोध हैं, करीब 5% गडरिया हैं और 5% निषाद हैं, 4% तेली हैं, 3.42% प्रजापति, 3.3% कश्यप, 3% के करीब शाक्य और जबकि 3.5% राजभर हैं। ये पिछड़ी जाति के प्रभावशाली हैं, यानी सत्ता का रास्ता ओबीसी के आशीर्वाद के बिना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ओबीसी पर दांव खेल रहे हैं। लोगों ने बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस सपा बसपा का, मर गए, कितने कैसे इनकाउंटर हो गया। तो आज के दिन में हमारे लोग बटन छूना बंद भूल चुके हैं। इन पार्टियों को बटन छूने मतलब महापाप है। अपने बच्चों का भविष्य रोकना है, अपनी नौकरी लुटवानी है, अपना हिस्सा लुटवाना है, अपने ऊपर गुंडागर्दी करना है। तो ये आज के दिन में समाज इसलिए खड़ा हो गया कि जो उनके साथ गठबंधन में है बटूर जोगी मट्ठू जाट, उनका सिनेरियो क्या रहा है। पिछले भाई व्यक्ति से वोट तो मिलता नहीं है, वोट अलग है, बिना वोट के तो राजनीति होती नहीं है। तो जिनको इकट्ठा कर रहे हैं 2019 में 2017 में, उनका वोट का सिनेरियो क्या रहा, कितना वोट पाए हैं। चाहे राजभर भाई यहाँ अलग से लड़ गए थे 2019 में, नहीं माने भाई, अब देख लीजिए क्या वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी के कारनामे को पिछड़ा समझ गया है। ये गरीब सवर्ण को आरक्षण देना होता है तो 10% 72 घंटे में दे देते हैं। 52% आबादी पिछड़ों की है। जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आती है तब इन लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। वोट लेना होता तो 52% लोग दिखते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में 2 साल 11 महीना से पड़ी है। आप लोगों ने देखा कि 2 बार अमित शाह जी आए थे, योगी जी से हमारी पंचायत कराए और ये कहे थे कि हम लोकसभा चुनाव के पहले लागू करेंगे, नहीं किया। बीजेपी को मिली जीत के पीछे ओबीसी बड़ा फैक्टर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन और पिछड़ी जाति के विधायकों के आंकड़े समझिए। साल 1991 के चुनाव में बीजेपी ने 221 सीटें जीती, जिसमें 39 ओबीसी एमएलए थे। 1993 में 177 सीटें जीती, जिनमें 45 ओबीसी चेहरे थे। 1996 में 174 सीटें जीती, 40 ओबीसी एमएलए थे। 2002 में सिर्फ 88 सीटें जीती, जिसमें 16 ओबीसी चेहरे थे। 2007 में 51 सीटें जीती, जिसमें ओबीसी एमएलए सिर्फ 10 थे। 2012 में 47 सीटें जीती, जिसमें पिछड़ी जाति के 13 विधायक थे। 2017 में 313 जीती, जिनमें से 101 ओबीसी चेहरे थे। सियासी बिसात पर गैर यादव ओबीसी पर आज भी बीजेपी की पकड़ अच्छी है। वजह है उनके समाज के नेताओं की बीजेपी में है भरमार। वहीं अखिलेश की पार्टी में गैर यादव ओबीसी चेहरों को उंगली पर गिना जा सकता है। पूर्वांचल में अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है। यूपी की करीब 153 सीटों पर राजभर वोट मौजूद है। अगर राजभर का चुनावी प्रदर्शन देखें तो 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन में 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटें जीती, 4 हारी। साल 2019 में बीजेपी से अलग होकर 39 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी की जमानत जब्त हो गई। अक्टूबर 2019 में जलालपुर विधानसभा में उपचुनाव हुए। राजभर की पार्टी को सिर्फ 9040 वोट मिले थे। अब 2022 में एक बार फिर पिछड़ी जाति के हाथों में सत्ता की चाबी है और उसी चाबी से जीत का ताला हर पार्टी खोलना चाहती है। 2017 में तो उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी चुनाव में साथ उतरी थी। 2019 में बुआ और भतीजे की जोड़ी आई, लेकिन बीजेपी को चित्त करने में नाकाम रही। अब 2022 के लिए चाचा और भतीजे की जोड़ी ने दंगल में ताल ठोक दी है। क्या अखिलेश और शिवपाल चुनाव में बीजेपी को पटकनी दे पाएंगे?
2017 में चाचा और भतीजे की सियासी जंग में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन 2020 में चाचा और भतीजे के मिलन से क्या 2022 में बाइसिकल की वापसी होगी? अखिलेश यादव का कहना है कि चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन हो चुका है। गठबंधन से पहले सीटें भी तय हैं। जब सीटों का और सब बातचीत हो जाती है, उसी के बाद गठबंधन तय होता है। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाया जाए, उसी कड़ी में पीएसपी को भी साथ लिया है। रायबरेली में भतीजे अखिलेश ने चाचा शिवपाल को लेकर बड़ा बयान दिया। गठबंधन का ऐलान होते ही चाचा ने फर्ज निभाया, भतीजे को बड़ी नसीहत दे डाली। तो किसी भी हमने पहले चाहता कि कम से कम 200 तो तैयार लोग हो जाए। अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग 200 तैयार हो जाते हैं, 200 लोगों ने अगर तैयारी कर ली होती ना, तो बहुत पहले ये फैसला हो जाए, तो 100 सीटों पर भी तैयारी करता है। देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। यादव परिवार अब साथ साथ हैं। टकराव और बिखराव का वक्त खत्म हो गया है। रामगोपाल यादव का कहना है कि अब कोई फूट नहीं होगी। क्या फर्क पड़ेगा दोनों के साथ आने से? फर्क तो पड़ता ही है, जब दो चीजें जुड़ती हैं, कुछ जुड़ती है तो। चाचा भतीजे मिले तो विरोधियों के दिल जले। मैं इतना कह सकता हूँ कि पहले से इन लोगों का जो इतना बड़ा गठबंधन था, बीएसपी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। अब वो गठबंधन जब धराशायी हो गया, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, वो धराशायी हो गया। तो छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, इन सब का मुकाबला आपस में है। ये तो भाई भाई हैं, तो मिलेंगे नहीं तो क्या होगा? बीजेपी की और कौन काम है? बीजेपी का काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो। दुनिया में झूठ बोलने वाला नेता है जितना, वो भाजपा में है। चाचा भतीजे की जो नूरा कुश्ती है, ये बहुत दिन से देख रहे हैं और हर चुनाव में देखा है। 2017 हो, 2019 हो, ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती होते, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इससे उनको कुछ लगता होगा फायदा मिलता है, मगर हमें जो दिखता है कोई फायदा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज से कोई घबराहट नहीं है। इससे बात स्पष्ट होती है कि समाजवादी अपने फिर पुराने रास्ते पर चलने को तैयार है। और जिस तरह से शिवपाल यादव जी बाहर गए थे या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, वो तमाम चीज़ें एक तरह से गलत साबित हो रही हैं। और फिर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उन तमाम चीज़ों को समाजवादी पार्टी फिर से एकजुट कर रही है। सियासत में इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं, लेकिन क्या चुनाव से ठीक पहले चाचा भतीजे की जोड़ी बीजेपी का रास्ता रोक पाएगी? दिल्ली से अशोक सिंघल, लखनऊ से कुमार अभिषेक और रायबरेली से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के नए फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने विवादित बयान दिया है। मोदी सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर रही है और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगी। आपने सही सुना, आवारगी करेंगी। बेटियों पर इस टिप्पणी के बाद बर्क न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं, बल्कि महिला संगठन भी उनके इस बयान पर भड़क रहे हैं। बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। पैंतालीस साल बाद मोदी सरकार एक बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर है। जी हाँ, शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। अब मोदी सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करके इसे लागू करेगी। लेकिन बेटियों के लिए मोदी सरकार के इस बदलाव में समाजवादी पार्टी पलीता लगाने आ गई है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी गई तो लड़कियों को ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी
और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। आपने बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आते। शफीकुर रहमान बर्क जो बोल गए उनको बीजेपी ने फौरन लपक लिया और यूपी के चुनावी मौसम में इसे तगड़ा मुद्दा बना दिया है। वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं वहाँ आवारागर्दी के सिवा हुआ क्या है आज तक। आज भी सोच उनकी इस मानसिकता की तरफ ये जो उनका बयान है, बार बार कभी तालिबान के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं तो कभी आतंकियों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, कभी जिन्ना के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। और अब उन्होंने हमारी देश की बच्चियों के लिए, जिनका भविष्य उज्जवल हो, जो देश की मुख्य धारा में जुड़े, जिनको एक पर्याप्त समय मिले कि ताकि वो समझ सकें कि उनका परिवार जब होने लगे, जब परिवार जुड़ने लगे, उसके लिए अगर एक संविधान और कानून लाया गया है जो सर्व समाज के लिए लाया गया है, तो उसमें शफीकुर रहमान बर्क हो या समाजवादी पार्टी के और नेता इस तरह के वक्तव्य देकर ये बताना चाहते हैं कि आवारा कौन है और अनुशासित कौन है। आपने जब 21 साल एज कर रहे हैं, खासतौर से 16-17 साल की उम्र में बच्चियों के प्रपोजल्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद ढूंढते रहते हैं लोग, वो और डिले हो जाती है शादी। डिले होने से दो नुकसान है, एक तो इनफर्टिलिटी का चांस है, औलाद नहीं होती, और दूसरा आपके औलाद उस एज में हो रही है जब आप बुढ़ापे में आ गए, जब आपकी लाइफ अपने आखिरी डिकेड में चल रही है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो हम एक नेचुरल साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और किस प्रकार से केवल एक कट्टरवादी वोट बैंक को खुश रखने के लिए महिला विरोधी स्टैंड लेने की जो फितरत है समाजवादी पार्टी की, ये फिर से एक बार सामने निकल कर आई है। अब बर्क साहब के पास इस बयान से पलटने के अलावा दूसरा चारा नहीं था, लिहाजा जैसा कि राजनीति में पुराना चलन है, मेरे बयान का ये मतलब नहीं था। शफीकुर रहमान भी अपने बयान पर परंपरागत पैंतरा आजमाते हुए नजर आए। आवारा नहीं, आवारा क्यों कहेंगे हम अपनी बेटियों को आवारा कहेंगे? नहीं, ये नहीं, माहौल खराब है, माहौल खराब से बच जाएंगी तो हम अपनी बेटियों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम कोई उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हो जाए। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने लड़कियों को आवारा नहीं बोला, लेकिन लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के वो पूरे तरह से खिलाफ हैं। एक शौहर के यहाँ ससुराल में जाएगी, वहाँ पर पाबंदियां ज्यादा हो जाएंगी। वही तो हम कह रहे हैं, तो उसको पढ़ने दीजिए। आप कह रहे, खुद ही कह रहे हैं कि पाबंदियां ज्यादा लग जाएंगी, तो पाबंदियां लग जाएंगी इससे पहले वो अपने पिता के घर पे, माँ घर पे पढ़े। कोई नहीं लगाएगा, पढ़ने पर पाबंदी थोड़ी लगाएगा। आपको लगता नहीं महिलाओं को अपना खुद का डिसाइड करना चाहिए कब शादी करनी और कब नहीं करनी? डिसाइड ये है कि अब वो जाके वहाँ भी डिसाइड कर सकती है कि भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो पढ़ लेंगी, तो ससुराल वाले मना थोड़ी करेंगे पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा फैसला है, बहुत पहले होना चाहिए था, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट होगी कम से कम, या कोई प्रोफेशनल पढ़ाई कर रही होगी, वो पूरी कर सकेगी। कोई न कोई प्रेस का व्यक्ति जाता है और कुरेदता है कोई न कोई, इसलिए वो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। समाजसेवी संगठन मोदी सरकार के इस फैसले को बेहतरीन मान रही है और समाजवादी पार्टी के सांसद उसे खराब बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से की थी और इस घोषणा पर सरकार अब आगे बढ़ रही है। उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले से देश के करीब 4.5 करोड़ लड़कियों का फायदा होगा। 2021 में हुई जनगणना के हिसाब से देश के 18 वर्ष की उम्र की करीब 1 करोड़ 29 लाख लड़कियां हैं। करीब 1 करोड़ लड़कियों की उम्र 19 वर्ष है। करीब 1 करोड़ 39 लाख लड़कियों की उम्र 20 वर्ष है और देश में 21 वर्ष की करीब 1 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लड़कियां हैं। कुल मिलाकर देखें तो देश में 18 से 21 वर्ष की लड़कियों की संख्या 4 करोड़ 64 लाख है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी। समाज शास्त्रियों का मानना है कि शादी की उम्र कम होने से कम उम्र में लड़कियां मां बनती हैं, जिससे मां और बच्ची की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद इसे समझने के लिए तैयार नहीं हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ सुप्रिया भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।
भारत में किसी को बालिग कहे जाने की उम्र 18 साल है, लेकिन शादी के मामले में लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 साल ही रखी गई थी। अब केंद्रीय कैबिनेट ने विवाह के लिए लड़कियों की उम्र भी 21 वर्ष किए जाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मौजूदा सत्र में ही सरकार इस विधेयक को पेश करेगी। ऐसे में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस विधेयक पर बोल रहे हैं। ओवैसी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है, मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का फैसला लिया है। सरकार से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। 18 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, सांसद और विधायक चुन सकते हैं, तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकते, ये असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है। एक तरफ तो लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर विवादित बयान आ रहे हैं, दूसरी तरफ कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश ने एक बेहद बेशर्मी वाला बयान दिया है। कांग्रेस विधायक ने महिलाओं के साथ रेप को लेकर शर्मनाक टिप्पणी की है। कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में जो किया, उस बयान पर विधानसभा स्पीकर की हंसी पर भी सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश कुमार ने जो बयान दिया है, उस पर देश भर की महिलाओं का खून खौल उठा है। कुछ भी कहने और सुनने से पहले आपको कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश का विधानसभा में बयान सुनाते हैं। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. कितना शर्मनाक है, भरी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक खड़े होकर कह रहे हैं कि रेप ना रोक सको तो इसके मजे लो, और विधायक के बयान पर कर्नाटक विधानसभा की स्पीकर उनकी जुबान रोकने की बजाय उस पर हंस रहे हैं। भरी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक देश की आधी आबादी की बेइज्जती कर रहे हैं। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. इस बयान पर देश की तमाम महिला सामाजिक कार्यकर्ता एक साथ भड़क रही हैं और कांग्रेस विधायक की इस बेशर्मी और बेहयाई वाली टिप्पणी पर उन पर सख्त एक्शन की मांग कर रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी उन्होंने शारीरिक तौर पे नहीं, वर्बली पूरे देश की ही महिलाओं का बलात्कार किया है, और इसके लिए और विधानसभा में खड़े होके उनकी ये कहने की हिम्मत चली है, तो हम अपनी कानून और व्यवस्था प्रणाली पे शर्म महसूस कर रहे हैं। और इस तरह के एमएलए को कांग्रेस को तुरंत ही दरकिनार करना चाहिए, तुरंत ही बाहर फेंकना चाहिए, और उनको उनके समाज, उनके शहर, उनके राज्य और उनके घर की औरतों को भी सरेआम उनका मुंडन करके, उनका मुंह काला करके, गधे पे बिठा के उनकी जितनी बेइज्जती करी जा सकती है उतनी बेइज्जती करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान रेपिस्ट को खुला बढ़ावा देने के लिए, खुला आमंत्रण देने के लिए, निमंत्रित करने के लिए ऐसा बयान उन्होंने दिया है। कोर्ट सो मोटो वो भी नहीं ले सकता, क्योंकि असेंबली में है, ये प्रेरोगेटिव स्पीकर का होता है। लेकिन अगर स्पीकर ही हंस रहा था तो वो क्या एक्शन लेंगे? मुझे नहीं लगता कोई एक्शन होगा उनके अगेंस्ट। और अगर एक्शन नहीं लेते वो, तो पॉलिटिकल पार्टीज को लेना चाहिए, जो जिन भी लोगों ने, चाहे वो हंसे हो या बोला हो, उनके अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को एक्शन लेना ही चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कांग्रेस के एमएलए की तरफ से ये बयान आता है और किस दिन आता है। आज 16 दिसंबर है और निर्भया हत्याकांड आज ही के दिन हुआ था। और सबसे शर्म की बात है कि वो लोग जो विधानसभा या संसद में बैठकर जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार के लिए उनके लिए कानून पारित करें, उनके लिए कानून बनाए, जहां से कानून बनते हैं, वहां से अगर इस तरीके की मानसिकता का प्रदर्शन होता है तो माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग बिल्कुल भी उस जगह पे बैठने के लायक हैं। महिलाओं को न सिर्फ के.आर. रमेश का बयान चुभ रहा है, बल्कि विधानसभा स्पीकर की हंसी पर भी गुस्सा आ रहा है। हम आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में कई विधायक बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने कहा कि वो शाम 6 बजे तक विधानसभा में चर्चा खत्म करना चाहते। विधायकों ने समय बढ़ाने की मांग की तो स्पीकर ने बोलना शुरू किया। रमेश कुमार ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ
ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. स्पीकर विश्वास हेगड़े ने रमेश कुमार से बोला, मैं उस स्थिति में हूँ जहाँ मुझे मजा लेना है। इसके बाद रमेश कुमार तो सारी गरिमाएं ही भूल गए। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कर्नाटक विधानसभा में महिलाओं पर इस अभद्र टिप्पणी पर संसद गर्म हो गई और लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। I speak for the women and children of this country to hear how dedicated member of parliament would wish to discuss issues pertaining to them. And those gentlemen who belong specially to a particular party, one of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative. अब केआर रमेश के नए और बवाली बयान पर देश की महिला सांसदों का पारा हाई हो रहा है। आश्चर्य होता है कि हमारे राज्य के सदनों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी महिलाओं के प्रति मन में न कोई आदर है न कोई सम्मान है और कैसे मूल्यों और सिद्धांतों के साथ इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इन्हें चुनकर भेजा है निश्चित रूप से उन्हें विचार करना चाहिए अपने निर्णय के ऊपर। बहुत ही शर्मनाक बयान है और इनको देश की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे दुख इस बात का होता है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देश की महिलाओं की बात, कर्नाटका की महिलाओं की बात रखने जाते हैं और इतनी सीरियस ऑफेंस को मजाक बनाते हैं। जो मेंटल ट्रॉमा से एक महिला गुजरती है उसको दरकिनार कर उसको छोटा सा मजाक बनाकर आप लोग पूरे सदन में हंस रहे हैं। शर्मनाक है, माफी मांगे। मैं क्या संदेश दे सकती हूँ? मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। शेमफुल बिहेवियर, शेमफुल एक्शन। Whoever these people belong to, whichever party, the party must deal with them and take very, very strict actions so that it's an example for others not to even think of such things. इतना बवाल बढ़ता देख कांग्रेस विधायक केआर रमेश ने माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, विधानसभा में रेप पर दिए गए अपने बयान पर मैं माफी मांगता हूँ। ऐसे गंभीर अपराध का जिक्र मजे के तौर पर करने का मेरा इरादा नहीं था। आगे से अपने शब्दों का चुनाव करते समय मैं सावधानी रखूंगा। कांग्रेस यूपी में महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव अभियान चला रही है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया जा रहा है, लेकिन क्या वही कांग्रेस अपने इस विधायक पर सख्त एक्शन लेगी? बेलगावी से नोलन पिंटो के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक के बेशर्म बोल और महिला सम्मान पर चोट से दिल्ली तक सियासत उबल रही है। बीजेपी सवाल कर रही है और कांग्रेस विधायक की माफी की दुहाई दे रही है। अब ये तो जो है वो सबसे बेहतर तो ये है कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता लोग हैं ये बताएं कि उनकी पार्टी के लोगों का कितना अच्छा जो है वो संस्कार है, संस्कृति है और जिस संस्कार और संस्कृति को इनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें सिखाया पढ़ाया है। वो अभद्र बात कहना नहीं चाहिए था। इससे अनफॉर्चुनेट, और वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, 2 बार स्पीकर थे, मिनिस्टर थे और बहुत बड़ी लंबी उनकी पॉलिटिक्स में छलान है। लेकिन वो किस सर क्यों बोले मुझे समझ में नहीं आता। तो खैर अब माफी मांगे हैं तो अब हो गया। अब माफी मांगने के बाद उसको वहाँ पर छोड़ दीजिए। सभा में हुआ है वो ठीक नहीं है, मैं सुबह भी बोला हूँ। उसके बाद उन्होंने माफी मांगा है ऐसे मैंने सुना हूँ। बट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, क्योंकि जो ऐसे बात रखे हैं श्री रमेश कुमार, वो बहुत सीनियर है, स्पीकर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी इस लेवल पर अगर इफ दे स्टूप टू दिस लेवल, हम क्या बोले इसमें। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।